Welcome to Avyana IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and Management. तो गाइज हमारी यूनिट चल रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमारा जो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ताकि हम आने वाले वीडियोस में उसको जो वो सॉर्ट आउट कर सकें। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि उसमें यूटिलिटी कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी का कंटिन्यूएशन में आज का हमारा पार्ट रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। देखो यहाँ पर बात क्या है, कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, ये दो अप्रोचेज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो बताइए जरा क्या होती है कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है। ऑर्डिनल में हम ऑर्डर प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये अप्रोच हमारी ये बताती है कि यहाँ पर हम जो है यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, कार्डिनल क्या कहती है, यहाँ पर कार्डिनल कहती है कि भाई हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसको यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली एक गुड्स को कंज्यूम करने के बाद। तो वहां पर वो चीजें हमारी इसमें आ जाती है। तो वहां पर टी यू ए यू एम यू ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे इसमें आ जाते हैं। टी यू ए यू एम यू ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके कार्डिनल अप्रोच में आ जाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताया मैंने आपको और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया था। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके किस में आते हैं, कार्डिनल अप्रोच में आते हैं। मतलब यूटिलिटी एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कार्डिनल में आता है। उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी में आपका क्या आ जाएगा, रैंक, प्रेफरेंस और ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहां पर आपका आ जाएगा इंडिफरेंस कर्व कि हमारा आईसी कर्व क्या होता है और उसके थ्रू हम कैसे अपनी जो इक्विलिब्रियम जो वो निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पर एक कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम मतलब कि जहां पर उसमें वो कोई चेंजेस नहीं करना चाहता, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। जैसे मान लो ये आपका ग्लास ऑफ वाटर है, ये दिख रहा है आपको ग्लास ऑफ वाटर, इसमें अभी और पानी आ सकता है। ठीक है, अभी इसमें हम और पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। जब मान लो ये यहां पर पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा। मतलब यहां पर अब इसमें और एड ऑन आप नहीं कर सकते हो। सिमिलरली क्या रहेगा आपका कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टेट होगा जहां पे मुझे लगता है कि भाई मेरा जो स्पेंडिंग पैटर्न है, मैं जितना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकता था उतनी यूटिलिटी में मैक्सिमाइज कर चुका हूं, अब मुझे और मैक्सिमाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो वही चीज मेरी केस में आ जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। देखो यहां पर दोनों चीजों में आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी और इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, दोनों ही चीजों में आपको पढ़ना है और दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहां पर जो है सबसे पहले हम कार्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, कार्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट हो गई जहां पर कंज्यूमर रीच इट्स इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिराइव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फॉर द गिवन सोर्सेज एंड द अदर कंडीशन। मतलब जब उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है और वो उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहता है कि उसको ये लगता है कि भाई मुझे अब इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके बाद जितना पैसा है, जितनी वो यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहता था उतनी वो यूनिट्स को कंज्यूम कर चुका है और अब उसमें वो कोई और चेंजेस नहीं चाहता है। ठीक है, कंज्यूमर इज said to be highly satisfied when allocate his expenditure in such a way that the last unit of the money spent on each commodity yield the same level of utility। मतलब जब आपको ये लगता है कि आपके पास जितना पैसा है वो सही तरीके से इन्वेस्ट हो गया है और सही तरीके से आपने उसको यूज कर लिया है और जिससे आपको जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन थी वो मैक्सिमम हो गई है और इसमें कोई चेंजेस आप नहीं चाहते हो, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई है, सेटिस्फेक्शन भी ऐसी कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गई है। क्योंकि देखो कंज्यूमर को क्या रहता है, कंज्यूमर को ये रहता है कि अगर मैं इसकी जगह इतनी यूनिट्स खरीदता तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती, अगर मैं एक यूनिट ना खरीद के मैं 2 यूनिट खरीदता, इसकी इतनी खरीदता, इसकी इतनी खरीदता, तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती। तो ये एक ऐसी स्टेट आ गई जहां पर उसको लगता है कि भाई इससे ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी। मतलब मुझे अगर मैं ये कॉम्बिनेशन अगर मैं यूज करता हूं या अगर मैं ये चीजें यूज करता हूं, इतनी यूनिट्स में खरीदूंगा अपनी इनकम को, तो उतना मेरा जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन
मिलेगी, इसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। देखो आप ऐसे ही समझो, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था ना, मतलब उसका गोलगप्पे का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि भाई आप एक खा सकते हो, दो खा सकते हो, तीन खा सकते हो, ठीक है। अब एक पॉइंट पे आने के बाद मतलब जो है आपको चीजें मतलब ये ऐसी हो जाएगी कि भैया अब नहीं खा सकता, अब तो मतलब जो है एक गिलास पानी भी मैं नहीं पी सकता, मतलब कुछ और चीज उसमें एड ऑन नहीं हो सकते। सिमिलरली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी ऐसे ही एक स्टेट हो जाती है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाती है और उसमें वो कोई चेंजेस नहीं करना चाहता है, उसको पता है कि भाई इससे ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन आपकी नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक उसको ये रहता है कि जब तक आपको भूख रहेगी तब तक आपको ये रहता है कि भाई गोलगप्पे खा लो, टिक्की खा लो, बर्गर खा लो, चाउमीन खा लो, पिज्जा खा लो, पास्ता खा लो। फिर जब एक ऐसा हो जाता है कि भाई पेट भर गया, अब भैया मैं कुछ नहीं खा सकता, जो खाया वो ठीक है, जो नहीं खाया वो भी ठीक है, फिर ये रखता है चलो छोड़ो, रह गया तो रह गया, अब जो है वो नहीं खाना है। तो वहां पर वो ऐसी स्टेट जहां पर भाई आपको लगता है कि भाई अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अब देखो आपको कहीं पे ट्रैवलिंग करनी है, ठीक है। अब मान लो अब जैसे मतलब आपको जाना है, लेट्स फॉर एग्जांपल आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है, ठीक है। अब मान लो थोड़ी दूर आप चलोगे, ठीक है, फिर आप सोचोगे चलो थोड़ी सी दूर और चल लेते हैं, फिर और दूर चल लेते हैं। एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि भैया अब इससे बाद मतलब जो है वो हम नहीं चल सकते हैं, ठीक है, अब आपको रेस्ट की जरूरत है। ऐसा ही मतलब ये चीजें आपकी आती है, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, भाई 1 घंटा पढ़ाया आपको, 2 घंटे पढ़ाए, 3 घंटे आपको पढ़ाया, तो मतलब एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि भैया मतलब अब इसके बाद मतलब जो है बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है। तो वो स्टेट जहां पर आपको ये लगे कि भैया अब इससे ज्यादा मतलब जो वो हम नहीं पढ़ सकते और इससे ज्यादा मतलब हम जो चीजों को नहीं सीख सकते, तो वो स्टेट आपकी क्या हो जाती है, वो स्टेट हो जाती है आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैंने कोई चीज को कंज्यूम करा, कोई गुड को कंज्यूम करा, और गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जब मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो उस स्टेट को मैं क्या बोलूंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो अपनी इनकम को यूज करने से सेटिस्फेक्शन फील करता है, जब उसको लगता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली है और उसने सारी इनकम को स्पेंड कर दिया है और अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ कंज्यूमर रीच हिज इक्विलिब्रियम कैन बी फर्दर कॉम्प्रिहेंस थ्रू द वन कमोडिटी एंड मल्टीपल कमोडिटी मॉडल। देखो यहां पर दो मॉडल हमारे चलते हैं, एक होता है सिंगल कमोडिटी मॉडल और एक होता है मल्टीपल कमोडिटी मॉडल। सिंगल कमोडिटी मॉडल क्या कहता है कि जब आप एक ही गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, और अगर आप एक से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी। वन कमोडिटी के केस में क्या रहेगा, तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि यहां पर ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ती है कि हमारी जो वन कमोडिटी में हम एक ही कमोडिटी को यूज करते हैं, उसी का यूटिलिटी देखेंगे, उसी का हम प्राइस देखेंगे। टू कमोडिटी में क्या रहता है, या मल्टीपल कमोडिटी में क्या रहता है, हमारी दो कमोडिटी रहेंगे। दो कमोडिटी को हम कंपेयर करते हैं कि भाई अगर ये कमोडिटी है तो उसको कैसे यूज करेंगे, अगर दूसरी कमोडिटी है तो हम कैसे यूज करेंगे, और सिंगल कमोडिटी है तो हम कैसे यूज करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि इन केस ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, तो वहां पे कई सारे ऑप्शन आपको देगा कि दिस ग्रेटर देन दिस, दिस ग्रेटर देन दिस, दिस अपॉन में दिस, तो वो कंडीशन आपको पूछता है। इन केस ऑफ टू कमोडिटी है तो आपको क्या करोगे, इन केस ऑफ थ्री कमोडिटी है तो आप क्या करोगे, तो ये चीजें आपको यहां पर देखनी है, ठीक है। तो वन कमोडिटी मॉडल में क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द कंज्यूमर इज अ सिंगल कमोडिटी, और मल्टीपल कमोडिटी में क्या रहेगा, जब एक कंज्यूमर एक से ज्यादा कमोडिटी को यूज कर रहा है। सिंगल कमोडिटी में एक ही कमोडिटी यूज कर रहा है वो, उसी में हम उसकी जो वो सेटिस्फेक्शन देखेंगे। अगर एक से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम कर रहा है तो हम वहां पर चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वन कमोडिटी मॉडल की। वन कमोडिटी मॉडल का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या रहेगा कि इसमें हमारी एक ही मतलब सिंगल कमोडिटी हमारी रहेगी और उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे। देखो एक कंज्यूमर विद अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, लाइक आपका कुछ मनी है आपके, और मनी को वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कंज्यूम अ सिंगल कमोडिटी से एक्स, मतलब वो एक सिंगल कमोडिटी को यूज कर रहा है, वो कमोडिटी हमारी एक्स। अब फॉर कंज्यूमर बोथ हिज इनकम एंड कमोडिटी, एक्स विल रिस्पेक्ट द यूटिलिटी एंड ही कैन ईदर रिटेन हिज इनकम इन द फॉर्म ऑफ एसेट और कैन एक्सचेंज इट फॉर द कमोडिटी एक्स। देखो आपकी जो इनकम है उसमें दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप कोई कमोडिटी खरीद लो या आप अपनी इनकम को सेव कर लो, ठीक है। दो ही काम आपके हो सकते हैं। अब आप ये भी नहीं हो सकता कि भाई आप जेब से भी पैसा ना निकालो और आप ये सोचो कि भाई सामान भी आ जाए, ठीक है, तो वो तो आपके पास होगा नहीं, ठीक है। तो इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी,
देन अ यूटिलिटी मैक्सिमाइज द कंज्यूमर विल एक्सचेंज हिज मनी इनकम फॉर ए कमोडिटी। देखो यहां पर हमारी जो है वो दो चीजें देखी जाएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये दो चीजें हमारी बराबर हो जाती हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाए प्राइस ऑफ एक्स, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोल देंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारा है। अगर मान लो मार्जिनल यूटिलिटी से हमारा प्राइस ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और प्राइस हमारा ज्यादा है, ये तीन स्टेट हमारी हो सकती हैं। प्राइस कम है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, यहां पे प्राइस ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी से। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारी इनकम सपोर्ट नहीं कर रही है और यहां पर हमारा जो है हमारा प्राइस जो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यूटिलिटी। देखो कई बार कोई गुड्स हमने वो करा, कंज्यूम करा, अब कई बार हमें लगता है कि भाई प्राइस हमारा ज्यादा है, ठीक है, और हमसे जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारी कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहां पर जो ये वाली सिचुएशन हमारी आती है, एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इज नोन एज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, मतलब ये आपकी डिसइक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, और यहां पर हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब वो लेवल जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स हो जाए। एक्स क्या है हमारी कमोडिटी, अगर वाई कमोडिटी होती तो हम वाई लेते और यहां पर भी उसी चीज का हम प्राइस लेते। मतलब कहने का मतलब ये जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी वहां पर कंज्यूमर जो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपनी फील करेगा। चलिए देखिए यहां पर एक चीज आपको दी हुई है, जैसे मान लो ये यूनिट दी हुई है आपके एक्स 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ है 10 10 10 10 10, मतलब प्राइस जो वो आपका 10 ही रहेगा, प्राइस आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे आपने मार्जिनल यूटिलिटी निकाल ली, ठीक है, ये आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है आपकी। ठीक है, अब ये चीजें आपकी सेम है, तो यहां पर देखो कौन सी मतलब लेवल ऐसा है जहां पे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस आपका बराबर हो जाएगा। देखो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो ये जो कंडीशन है, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी, वहां पर वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इसमें मतलब जो है मार्जिनल यूनिट्स आपको निकाला है, ठीक है, वो आपका सेम यही टेबल है। डिफरेंस देख लिया इसने, कितना डिफरेंस है हमारा, 20 और 10 का डिफरेंस 10, 16 और 10 का डिफरेंस 6, फिर यहाँ पर 0 -6 -6 10 और माइनस के 16, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसने क्या करा है, यहाँ पर अपनी जो वो इक्विलिब्रियम को देख लिया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पर आएगा, जहां पर आपका प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो कंडीशन हमारी सेम वही है, व्हेन एम यू एक्स इज इक्वल टू हो जाए आपका प्राइस ऑफ एक्स। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, ये खाली मतलब नॉर्मल उसने कैलकुलेट करके दे रखा है, ये यूनिट्स में कैलकुलेट करके दे, बाकी ये चीजें सेम है, इसको अगर आप नहीं भी बनाओगे तब भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, मान लो प्राइस तो मेरा सेम ही था, प्राइस तो मेरा सेम ही था 10, मान लो ये मैंने 10 को उसको जो इंडिकेट कर दिया, अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मेरी डाउन होती जा रही है, वो मेरी डिमिनिश होती जा रही है। जैसे मैं अगर ग्राफ में देखूं तो ये मेरा 20 16 10 4 0 -6, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तो यहां पर मैंने क्या करा, उसको मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो ये मेरी 20 थी, 20 से मैंने इसको आगे जैसे जैसे मैंने यूनिट्स कंज्यूम करी, तो ये इस तरीके से मेरी जो चीजें हैं वो मैंने उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्टेट है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यहां पर क्या हो गया हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्राइस ऑफ एक्स। ये स्टेट क्या है हमारी, इक्विलिब्रियम स्टेट यानी 10। मतलब अगर मैं एक्स की 3 यूनिट्स को कंज्यूम करता हूं तो मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी।
ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, यहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्राइस ऑफ एक्स। अब देखो उसने ऑप्शन में दिया, मान लो ऑप्शन में ये दे सकता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच, या कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और इन इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन फॉलोइंग कंडीशन आर अचीव्ड। तो वहां पर ऑप्शन देगा आपको एम यू एक्स ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, एम यू एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स, एम यू एक्स माइनस प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन आपको दे सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर आप क्या देखोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर होनी चाहिए किसके, प्राइस ऑफ एक्स के। ठीक है, ये टेबल से भी समझ आ गया, ग्राफ से भी समझ आ गया, नॉर्मल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी है तो आपको सिंगल कंडीशन पे ध्यान देना है, एम यू एक्स बराबर होना चाहिए हमारा प्राइस ऑफ एक्स के, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर देखो मैं इस स्टेट की बात करता हूं, तो मान लो यहां पर प्राइस है मेरा इतना और इक्विलिब्रियम है मेरी इतनी। ठीक है, अगर मेरा प्राइस इतना रहेगा तो इक्विलिब्रियम धीरे धीरे मेरी जो वो कम होती चली जाएगी और इस स्टेट पे आके मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मेरी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ टू कमोडिटी। आपको जरूरी तो नहीं है कि भाई आप जिंदगी में हमेशा एक ही सामान खरीदोगे, अब हो सकता है कि कई बार आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए। आपको मान लो भाई आपकी मम्मी ने बोला फ्रूट्स लेकर आना, अब फ्रूट्स में जरूरी थोड़ी है कि आप खाली बनाना ही हिलाते हुए लेकर आ जाओगे या एप्पल ही लेकर आ जाओगे, तो ऐसा तो आप नहीं है। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यार मम्मी ने बोला था कि भाई 100 रुपये ले जा और फ्रूट्स लेकर आ जा। ठीक है, तो अब उसमें कई बार आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं एप्पल लेके जाऊं, बनाना लेके जाऊं, या फिर कोई और मतलब जो फ्रूट्स लेके जाऊं। ठीक है, तो वहां पर जो है वो मुझे थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, वहां पर चीजें मुझे थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। इन केस ऑफ टू कमोडिटी में क्या रहता है कि इन रियल लाइफ द कंज्यूमर कंज्यूम अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार हम बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्डर करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कई बार क्या रहता है कि हम, जैसे मान लो मुझे ट्रैवलिंग करनी है तो मैं उबर भी यूज कर सकता हूं और मैं ओला भी यूज कर सकता हूं। कई बार मैं ओला उबर दोनों को कंपेयर करता हूं, मैं देखता हूं कि भाई ओला पे कितना मांग रहा है, उबर पे कितना मांग रहा है, जिससे मुझे सस्ता मिलेगा मैं उससे अपने जाऊंगा। अब तो आजकल ओला बाइक भी आ गई है आपकी, तो वो भी उसके थ्रू भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपके इसमें आ जाती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है कि इन रियल लाइफ कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा, तो उस सिचुएशन में हम कैसे इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो वहां पर क्या रहेगा, इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर हैज अ लिमिटेड मनी इनकम एंड यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द मल्टीपल कमोडिटी आर सब्जेक्ट टू द डिमिनिश्ड रिटर्न। देखो दोनों ही कमोडिटी से हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारी डिमिनिश्ड होती है, क्योंकि कमोडिटी तो हम जितने भी कंज्यूम करेंगे वहां पर वो हमारी डिमिनिश्ड ही रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि डिफरेंट लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी सच एज सम मनी हैज अ हायर MU while अदर yield द लेस MU एज कंपेयर टू द अदर। जैसे कई बार हो सकता है कि भाई जैसे हमने एप्पल खरीदा तो एप्पल की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अलग है, मैंने ऑरेंज खरीदा तो ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी अलग रहेगी। अगर मान लो मैंने मैंगो खरीदा तो मैंगो की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अलग रहेगी। जरूरी नहीं है कि जैसा एप्पल से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है उतनी हमारी ऑरेंज से भी मिलेगी। अब बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमारे फेवरेट है, तो वो हो सकता है कि हम एक से ज्यादा भी खा लें, लेकिन अगर कुछ फ्रूट्स हमें पसंद नहीं है या कम पसंद है तो वो हमारे एक भी खाने में मुश्किल पड़ जाता है, मतलब एक में से भी हम हाफ कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई हम इतना नहीं खा सकते, हम जो वो आप हमें वो कर लो। ठीक है, सिमिलरली मान लो ऑरेंज है, मैंगो है, तो ये इस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि जितना सेटिस्फेक्शन आपको जो है वो एप्पल दे उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको ऑरेंज दे। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी अलग रहेगी। दोनों के आप टेबल बनाओ, फिर आप देखो कि यहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी कितनी मिल रही है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कंज्यूमर विल फर्स्ट बाय दोस कमोडिटी विच यील्ड द हाईएस्ट यूटिलिटी देन सेकंड हाईएस्ट, सो ऑन। मतलब जिससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है पहले आप वो चीज पसंद करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज को प्रेफर करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लो आप शादी पार्टी में कहीं जाते हो तो आप सबसे पहले वो चीज खाना पसंद करते हो जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मतलब आप जो है मतलब फिर आप बाकी चीजों पे आप आ जाते हो, या घर से ही प्लान करके जाते हैं कि भाई हम आज तो जाते ही गोलगप्पे टूट पड़ेंगे, या हम पनीर खाएंगे, या हम ये चीज खाएंगे, या हम वो चीज खाएंगे। या ठीक है भाई, कई बार लोगों को लगता है कि भाई ये चीज तो हमने खा रखी है, आज कुछ नया ट्राई करते हैं।
ठीक है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं जिससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप वो चीज जो वो सबसे पहले प्रेफर करोगे। जिससे आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज को आप कम वो करोगे। मान लो आपका नेट का एग्जाम है, तो नेट के एग्जाम में जो चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आती है पहले आप उनको अटेम्प्ट करोगे, बाकी बाकी क्वेश्चंस को आप बाद में अटेम्प्ट करोगे। भाई आपको हमेशा यही चीज आती है कि जैसे मान लो जब आपका एग्जाम ओपन होता है तो हमेशा वही चीजें पहले करनी चाहिए जो आपको सबसे अच्छे से आती है। अगर मान लो कोई ईयर वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका ईयर का क्वेश्चन आ गया। अब ईयर वाले क्वेश्चन में इफ यू आर एग्जैक्ट, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्टली ही उसमें क्लिक कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डाउटफुल है, तो उसमें मतलब चीजें मतलब थोड़ी सी आपकी डाइसी हो जाती है। फिर मतलब आप देख लेते हो कि ये करूं कि मैं एक और करूं, थोड़ा बहुत तुक्के लगा लेते हो, तुक्के में आपका हो जाता है। अब मान लो लास्ट में जब आपने एक्ट का नाम ही पहली बार सुना है तो उसमें ईयर में ये रहेगा, अच्छा इसका ईयर क्या था यार, ये तो याद ही नहीं है हमें। ठीक है, तो कई बार ये चीजें मतलब हमारी इसमें हो जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब हमें उसके हिसाब से देखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें लग रहा है कि भाई हम श्योर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को हम बाद में ट्राई करेंगे। ठीक है, अब जिसमें हमें लग रहा है कि भाई हम पता कि हाँ इसका मतलब इसका ईयर यही है, जैसे सेल ऑफ गुड एक्ट है उसका 1930 है। ठीक है, और आपका जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका 1986 है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कंपटीशन एक्ट है उसका 2002 है। ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट है 1961 है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से जो चीजें हैं वो हमें देखनी पड़ती है। मान लो कोई डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन में अगर ऑथर का नाम पता है तो आप डायरेक्टली मैच कर दोगे, अगर नहीं पता तो 3 घंटे क्या तुम 3 दिन भी बैठे रहोगे तब भी आपको याद नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको आता है डायरेक्टली क्लिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। अगर नहीं आता तो उस पर किसी भी ऑप्शन पे टिक कर दो, सेव एंड नेक्स्ट करके मतलब जो है आप जो है उस पर मार्क फॉर रिव्यू कर दो आप उसको, ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे उसमें मतलब जो है कंज्यूमर भी क्या करेगा, कंज्यूमर भी सबसे पहले उनको चूज करेगा जिससे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो उसके नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट प्रेफरेंस देगा उसको। ठीक है, तो उसके बाद मतलब जो है कंज्यूमर विल एलोकेट हिज एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद MU ऑफ द कमोडिटी, ही विल कंटिन्यू टू स्विच द एक्सपेंडिचर फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी until he reach the stage where the last penny spent on each commodity yield the same utility. This is called law of equimarginal utility. अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी कौन सी कंडीशन में अप्लाई होता है? वो आपका अप्लाई होगा इन केस ऑफ टू कमोडिटी और कार्डिनल अप्रोच में। अब मान लो उसने ये पूछ लिया कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी आपका किस में अप्लाई होगा, कार्डिनल में, ऑर्डिनल में, दोनों में, किसी में भी नहीं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो वो आपका कार्डिनल में अप्रोच में यूज होगा। उसने ये पूछ लिया इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, बोथ और नन ऑफ द अबव, तो वहां पर आपका टू कमोडिटी के केस में आपका एप्लीकेबल होगा। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर इसने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। चाहे मैं ये यूनिट कंज्यूम करूं, मतलब अगर मैं 3 यूनिट ऑफ एप्पल और 2 यूनिट ऑफ ऑरेंज अगर मैं स्पेंड करता हूं तो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज मैंने बताई थी आपको कि इससे अगर मैं इतनी यूनिट्स को कंज्यूम करता हूं तो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वही चीज मेरी बताती है यहां पे, तो वही चीज मेरी यहां पर इसमें आएगी कि हम जब भी अपनी कमोडिटी को स्पेंड करेंगे तो पहले हम फर्स्ट जिससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है मैं उस पर स्पेंड करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कमोडिटी पे जाऊंगा कि नेक्स्ट कमोडिटी पे कब, और ये चीज मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरा लास्ट रुपी स्पेंड नहीं हो जाता है, तब तक मैं ये चीजें करता रहूंगा। ठीक है, मेरा इतना पैसा बच गया तो मैं इसमें यूज कर लेता हूँ, इतनी कमोडिटी इसकी खरीद लेता हूँ, इतनी कमोडिटी मैं इसकी खरीद लेता हूँ, इतनी कमोडिटी मैं इसकी परचेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज मेरी किस में आ जाएगी, ये चीज मैं इसके हिसाब से जो मूव कर लूंगा और इसके हिसाब से मैं देख लूंगा कि मेरी जो कमोडिटी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं ये चीजें मूव कर लूंगा और देख लूंगा कि मेरी जो कमोडिटी है वो कितनी है और कितना मनी मैंने स्पेंड करी है अपनी कमोडिटी को परचेज करने के लिए। तो यहां पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जो दोनों जो गुड्स हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो मेरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर प्राइस का भी रोल होता है क्योंकि दोनों का प्राइस अलग अलग रहेगा, तो इसलिए अपॉन में इनका क्या कर देंगे हम, प्राइस। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन क्या है, अब देखो इधर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। इनकेस अगर हमारी 3 कमोडिटी होती
तो व्हाट आई विल डू, यहां पर मैं एक चीज और ऐड कर देता कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ जेड। अब इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे उसने ये पूछ लिया कि इन केस ऑफ टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, तो वो कंडीशन दे देगा दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, तो वो इस तरीके से आपको दे देगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन के बराबर है, बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इक्वी का मतलब इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं। मान लो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, या ये मैंने जो है एक तरफ मैंने जो है वो क्या करा है, एक्स का ग्राफ बनाया है, और दूसरी तरफ मैंने बनाया है ये वाई का ग्राफ। ठीक है, इस तरफ से मैंने वाई का ग्राफ बनाया है और इस तरफ से मैंने कमोडिटी एक्स का ग्राफ बनाया है। यहां पर मैंने क्या लिया है, एम यू एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया है, और यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है एम यू वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों चीजें मेरी कंसोलिडेट कर रही हैं, मतलब दोनों चीजें मेरी ये कट कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या स्टेट हो गई हमारी, दोबारा से बताओ, एम यू एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। अगर मेरी एक से ज्यादा कमोडिटी होती तो मैं क्या कर देता, एक कमोडिटी और ऐड कर देता, एम यू जेड अपॉन में प्राइस ऑफ जेड। कहने का मतलब यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस की रेशो एक्स की और मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस की रेशो वाई की दोनों जब बराबर हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट है। अब वो चाहे इसकी कमोडिटी खरीदे चाहे वो इसकी कमोडिटी खरीदे, वो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी यहां पर भी डाउन हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी यहां पर भी डाउन हो रही है, तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी तो आपका एप्लीकेबल होगा ही होगा, लेकिन यहां पर हमें इनकी प्राइस की रेशो भी देखनी है। इन केस ऑफ वन कमोडिटी क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, मतलब उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो बराबर हो जाएगी किसके, प्राइस ऑफ एक्स के। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे कि कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, और ये एम यू एम का मतलब क्या है, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई आपकी, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब मनी जितनी आपको स्पेंड करनी थी, मतलब ये उतना ही पैसा हम खर्च करेंगे ना जितना हमारे पास है, जितनी हमारी मनी इनकम है, और मनी इनकम से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, अब मेरे उतना ही पैसे मेरे यहां पर थे, उतने ही पैसे मैंने यहां पर कंज्यूम करें, तो उसमें मेरी जो मनी इनकम है वो मैं उतनी ही स्पेंड करूंगा जितने मेरी इनकम लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों चीजें समझ आ गई, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, कोई गलती तो नहीं होगी इसमें, पक्का। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे। देखिए इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है और कैसे इसको यूज किया जाता है। देखो इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है, यहां से हमारी स्टार्ट हो गई है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो ऑर्डिनल हमारा क्या कहता है, ऑर्डिनल ये कहता है कि भाई आप इसको जो है दो कमोडिटी हैं, तो दो कमोडिटी को आप क्या कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनको क्या कर सकते हो, रैंकिंग कर सकते हो, उनके प्रेफरेंस दे सकते हो, उनको ऑर्डर दे सकते हो कि भाई आप ये चीज पहले खरीदोगे, ये चीज बाद में, ये चीज पहले, ये चीज बाद में। तो यहां पर ये चीज हमारा एक कर्व के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, ये एक वो कर्व होता है जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज का, कंबाइंड प्रोडक्ट। ये चीज ध्यान रखना, कंबाइंड प्रोडक्ट, कंबाइंड प्रोडक्ट का मतलब है यहां पर दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, सिंगल कमोडिटी में इंडिफरेंस कर्व आपका नहीं बनेगा। ठीक है, दैट विल गिव अ सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर, thereby I'm making them indifferent। indifferent का मतलब क्या है कि इस ग्राफ पर या इस कर्व पर आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे वहां पर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। हाँ, मतलब उस ग्राफ पे अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो वहां पर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है,
every point on the indifference curve show that a consumer or consumer is indifferent between the two product as given his income same kind of utility। मतलब इससे आपको सेम काइंड ऑफ यूटिलिटी आपको मिलने वाली है। इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप चूज कर लो, उससे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। वो क्यों मिलेगी? वो इसलिए मिलेगी क्योंकि उसका भी एक कॉन्सेप्ट है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, अगर कमोडिटी ए की क्वांटिटी आप बढ़ाओगे तो कमोडिटी बी की क्वांटिटी आपको घटानी पड़ेगी। तो बात तो वहीं की वहीं है, पैसे तो हमारे पास 100 ही रुपए हैं, इनकम तो हमें मतलब जो है आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो तो उतना ही मिलना है। अगर आप कमोडिटी ए को बढ़ाओगे तो कमोडिटी बी को आपको घटाना पड़ेगा। भाई घंटे तो मेरे पास 24 हैं, अगर मैं 2 घंटे खेलने में ज्यादा लगाऊंगा तो उधर मेरे 2 घंटे पढ़ने के कट जाएंगे। बात तो मेरी वहीं की वहीं है, घंटे तो मेरे पास 24 ही हैं। तो वही चीज मेरी ये कहता है कि मान लो अगर मुझे एक ग्राफ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये करता है और ये बताता है कि इस ग्राफ पर कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी पॉइंट मैं चूज कर लेता हूं, वहां पर मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और उसमें मैं 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन में चूज करूंगा, सिंगल प्रोडक्ट को मैं चूज नहीं करूंगा। ठीक है। अब मान लो मैं आपको बोलूं भाई आपके पास 8 घंटे हैं, 8 घंटे को आपको डिवाइड करना है किस में? स्टडी में और खेलने में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई 8 घंटे में मान लो आप क्या करोगे। मान लो आपने डिसाइड करा कि भाई 1 घंटा हम पढ़ेंगे और 7 घंटे हम फोन चलाएंगे। ठीक है। अब मान लो आपकी मम्मी ने बोला भाई पेपर आ रहे हैं, पढ़ ले। आपने सोचा कि चलो मम्मी बोल रही है तो मैं एक काम करती हूँ, 2 घंटे पढ़ने में लगाऊंगी और 6 घंटे खेलने में लगाऊंगी। भाई घंटे तो आपके पास 8 ही हैं, तो अगर एक चीज आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते 2 घंटे खेलूंगी और उसमें जो है वो मैं क्या करूंगी, 7 घंटे में पढ़ूंगी, या 7 घंटे में खेलूंगी, 2 घंटे में पढ़ूंगी। ऐसा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है। तो इस ग्राफ पे आप कोई भी पॉइंट कहीं पर भी एलोकेट कर लो, कोई भी पॉइंट अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, उसमें आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है। इक्वल स्टेट ये आपको प्रोवाइड करेगा, इससे इक्वल यूटिलिटी आपको मिलने वाली है, इक्वल सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाली है। देखिए यहां पर ये एक टेबल है। ठीक है। ये आपके बनानास हैं और ये आपके बिस्किट हैं। ठीक है। और ये आपके जो है कोई बात नहीं, यहाँ पे गुड्स एक्स कर दो और यहाँ पर आपका वाई कर लो। देखो एक्स की कमोडिटी आपकी जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये आपने जो है वो उसकी कमोडिटी आपने वो कर दिया। जैसे जैसे आप एक्स की कमोडिटी को बढ़ाएंगे, वाई की कमोडिटी आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक उसकी कमोडिटी आप बढ़ाओगे तो दूसरे की कमोडिटी आपको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इसको मूव करोगे, मतलब आप कमोडिटी एक्स को आप देखोगे 1 2 3 4 5, जैसे जैसे कमोडिटी आपने एक्स की बढ़ाई तो उसके साथ साथ आपकी जो वाई की जो कमोडिटी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। जब मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया, मान लो ये चीज थी मेरी, इसकी मेरी 1 थी तो मेरा यहां पर था, इसको मैंने 2 करा, 2 के साथ क्या है 8 तो मेरा यहां पर आ गया, 3 के साथ क्या है मेरा 5 तो मैंने उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, 4 के साथ क्या है 3 तो 4 के साथ मेरा 3 आ गया और 5 के साथ मेरा आ गया 2। अब ये जो पॉइंट है ये मैंने देख लिए और इनको मिलाते हुए मैंने क्या कर दिया? एक कर्व बना दिया। वो जो कर्व मेरा बना वो क्या बना? आईसी कर्व। इस कर्व को मैं क्या बोलूंगा? आईसी कर्व। अब देखो कहने का मतलब ये है कि मैं कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में अगर चूज करता हूं, ये आपका कॉम्बिनेशन है, ये आपका गुड्स एक्स और ये गुड्स वाई। ठीक है। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन ए चूज करता हूं, मतलब एक यूनिट आप एक्स की खरीदो और इतनी यूनिट्स आप वाई की खरीदो, तो आपको तब भी आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितनी आप
अगर 2 को मतलब 1 की अगर आप यूनिट बढ़ाते हो और दूसरे वाले की यूनिट आप घटाते हो तब भी आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिली। कहने का मतलब यह है कि मैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी और ई, मैं किसी भी पॉइंट पे मैं अपना सेटिस्फेक्शन लेवल दिखा दूंगा तो इससे मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगी, चाहे मैं ए पॉइंट चूज करूं, बी चूज करूं, सी चूज करूं, डी या ई। मैं इनमें से कोई भी पॉइंट अगर चूज करता हूं तो वो मेरा क्या रहने वाला है, उससे मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। ठीक है, तो इससे इसके इसके लिए मैं इसको क्या बोलूंगा कि यहां पर ये मेरा क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो कई बार इस ग्राफ पे मैं कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करूंगा तो मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चाहे मैं पॉइंट ए चूज करूं, चाहे मैं बी चूज करूं, सी, डी, ई, तो मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे प्रोवाइड करेगा। देखिए, तो ये इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या बताता है, ये इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई सच दैट कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अमंग एनी ऑफ द कंडीशन। इंडिफरेंट ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन का मतलब क्या है, यहां पर कोई कंडीशन में डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कमोडिटी ए यूज करो, चाहे आप कॉम्बिनेशन बी यूज करो, सी यूज करो, डी यूज करो या ई यूज करो, इसमें मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर मैं एक की कमोडिटी बढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे दूसरी कमोडिटी आपकी कम करनी पड़ेगी। कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिफरेंस आपका वहीं पर आ जाएगा, सेम लेवल ऑफ डिफरेंस आपका रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज मेरा क्या है, इन डिफरेंस कर्व। इन डिफरेंस का मतलब है कोई डिफरेंस आपका नहीं रहेगा आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में। अब देखो, इस तरीके से मैं एक ही, अगर मैं एक दूसरा कॉम्बिनेशन का सेट मैंने बनाया तो वो उस पे जाएगा, एक मैंने तीसरा बनाया, एक मैंने चौथा बनाया, तो इस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल के सेटिस्फेक्शन को मैं चूज कर सकता हूं। अब देखो, ये जो मैंने चीज बनाई है इसको मैं क्या बोलता हूं, आईसी मैप। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व ऑन अ सिंगल ग्राफ इज नोन एज आईसी मैप। इंडिफरेंस कर्व मैप इसको हम बोल देते हैं। इसमें हमारे क्या रहेंगे, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व जब हम एक ही मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ठीक, चलिए यहां पे कुछ एजम्पशन की बात कर लेते हैं। क्या क्या एजम्पशन रहेंगे इसकी, देखिए दो कमोडिटी रहेंगी। सबसे पहली चीज, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ आईसी कर्व, या कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी इसकी जो प्रॉपर्टी नहीं है या कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां पर दो कमोडिटी रहेंगी, रैशनल कंज्यूमर रहेगा। अब ये रैशनल कंज्यूमर का क्या मतलब है, यहां पे इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा है, उसको पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, देखो इसका मतलब क्या है, ये वर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि जैसे जैसे मतलब आप एक यूनिट को आप बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से दूसरी यूनिट को हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, मतलब उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना मैं दूसरी यूनिट को लिए। मतलब एक एक की अगर हम यूनिट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कब बढ़ा पाएंगे हम, जब दूसरे यूनिट को हम कम करेंगे। तो इनिशियली आपको ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपकी कम होंगी तो वैसे वैसे आपको जो जो आपका सेटिस्फेक्शन, जो आपका सब्स्टिट्यूशन लेवल है वो धीरे धीरे आपको कम कम हो जाएगा। अब हो सकता है कि भाई इनिशियली आपको जो वो ज्यादा मतलब सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे मतलब आपको जो वो कम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, ये रेट आपका घटता चला आता। अब हो सकता है कि इनिशियली जब आप सेटअप करो तो आपको 10 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़े, सेकंड स्टेज में आपको 8 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े, फिर आपको 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो ये जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कई बार ये पूछता है कि ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व ये डाउनवर्ड फॉलिंग क्यों होता है। डाउनवर्ड फॉलिंग का रीजन ही हमारा ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कई बार ये चीज आपकी पूछ लेता है एग्जाम में। ऑर्डिनल यूटिलिटी ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्योंकि ये कहां पर यूज होगा आपका, ऑर्डिनल यूटिलिटी में ये बताता है कि भाई यहां पर हम जो है वो इसको मेजर तो कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, यहां पे सिर्फ आपको
रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई कौन सी चीज आप पहले खरीदोगे, कौन सी चीज आप बाद में खरीदोगे। ठीक है। नॉन स्टैटिटी, नॉन स्टैटिटी का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को ये लगता है कि शायद मैं इसका कॉम्बिनेशन अगर मैं चूज कर दूं या चेंज कर दूं तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो अगर इसकी जगह मेरे क्या क्या ऑप्शन है, अगर मैं इसकी जगह इतना करके देखूं तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इतना करके देखूं तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन आप चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर लो, आपको सेटिस्फेक्शन उतनी की उतनी ही मिलेगी। ठीक है। तो यहां पर आपको जो है वो सेम, लेकिन कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर का माइंड स्टेबल नहीं है। कंज्यूमर क्या चाहता है कि मैंने एक खरीदी, अगर मैं एक की जगह दो खरीदूं उसको, तो मुझे हो सकता है मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अगर दो की जगह मैं तीन खरीदूं, लेकिन बात तो मेरी वहीं की वहीं है, अगर मैं एक खरीदूंगा, दो खरीदूंगा, तीन खरीदूंगा, तो वहां पर जो मुझे ज्यादा मिल रही थी वो चीजें मेरी कम हो जाएंगी। तो यही चीज मेरी यहां पर आ जाती है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब होता है यहाँ पे? हाँ, मतलब उसमें जैसे आप एक गुड्स आपने खरीदा तो उसका आप इंटरेस्ट जो वो दूसरे गुड्स में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें मेरी इसमें आ जाती है। तो कंज्यूमर को पता है कि कौन सी चीज कब कहां पर कैसे वो खरीदनी है, और वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। लेकिन उसको एक कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन अगर वो चूज करता है तो उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार आपका क्वेश्चन आता है। क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। ये पूछ लेता है कि कौन सी इसकी मतलब जो प्रॉपर्टी है या कौन सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये चीज याद रखना, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स क्यों होता है, ये देखिए क्यों, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो यहां पर आप देखो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जैसे मतलब जैसे आप इनिशियली अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे मतलब आपको जो चीजें हैं वो कम यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी आगे नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कई बार ये पूछता है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसकी शेप कैसे होती है, कॉन्वेक्स होती है, कॉनकेव होती है, या किस तरीके की शेप होती है। ठीक है। तो ये जो शेप है हमारी सी की शेप में मतलब जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड आपका रहता है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये चीज ध्यान रखना कि उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे इंडिफरेंस कर्व ये है हमारा, दूसरा इंडिफरेंस कर्व ये है, तीसरा हमारा इंडिफरेंस कर्व है। जितना मैं हायर जाऊंगा उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेरा ज्यादा होगा। लेकिन एक उस पे जैसे मान लो अगर ये मुझे 100 की सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो मैं इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करूं तो सब में मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा वो 100 ही आएगा। मान लो ये 120 दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ग्राफ मेरा ऊपर रहेगा। अगर ये मेरा 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आईसी कर्व मेरा अबव रहेगा 120 से ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व कैन नीदर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मतलब जैसे मान लो दो इंडिफरेंस कर्व हैं, मान लो एक मेरा आईसी कर्व ये है, एक मेरा आईसी टू है। ये मान लो आईसी वन मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने आईसी वन, और ये मान लिया मैंने आईसी टू। ये कभी भी मेरे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? देखो मैंने अभी इससे पहले चीज बताई आपको, हायर द इंडिफरेंस कर्व विल रिप्रेजेंट द हायर वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे तो जबकि हमें पता है कि भाई दोनों का जो इंटरसेक्शन लेवल है वो हमारा बताएगा कि भाई दोनों की सेटिस्फेक्शन बराबर हो गई। लेकिन जब हमें पता है कि भाई हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर कैसे हो सकती है? एक आपको जो है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर इन दोनों ने मैच करा तो यहां पर 100 हो जाएगी दोनों की वैल्यू। और जबकि ऐसा होता नहीं है, एक इंडिफरेंस कर्व एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कट कर देंगे तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, और जो कि हमारी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फिर हमारा। ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। एंड इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और नॉट द वाई एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी है। क्या कहता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है।
देखो, अगर वो टच कर देगा, जैसे मान लो इसने इसको टच कर दिया, कमोडिटी ए को टच कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, बी की कमोडिटी तो उसने जीरो कर दी, और बी की कमोडिटी को हम कभी भी जीरो नहीं करेंगे। उसने क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये बोला था ना कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर इसने ए के जीरो कर दिया तो मतलब बी, मतलब जो है वो ए की आपकी जो दूसरे की कमोडिटी आपकी है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो अगर वो इसको टच करेगा, तो इसका इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसकी जो दूसरे उसकी कमोडिटी है उसका आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपको, इसलिए कभी भी जो है वो उसने इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को, जैसे मान लो ये मैंने बनाए हैं, ये मैंने आपको बनाया, मैं चाहता तो मैं यहां से भी बना सकता था, लेकिन ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। और ना ही ये किसी भी मतलब इस एक्सिस को टच करेगा, और ना ही ये इस एक्सिस को टच करेगा। एक्सिस को टच करने का मतलब है कि वहां पर उसकी कमोडिटी जीरो हो गई, और कमोडिटी किसी की भी हम जीरो नहीं करेंगे, आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी इसमें और लिख लो, एंड इंडिफरेंस कर्व नेवर बी टेंजेंट टू अनदर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो वही चीज मतलब आपकी इसमें हो जाएगी। आप ऐसे स्ट्रेट लाइन भी मतलब नहीं ड्रॉ कर सकते हैं भाई। एक की कमोडिटी अगर आपके सेम है, दूसरे की तो आप चेंज कर रहे हो तो इसकी भी चेंज होगी ना फिर, और यहां पर आप दिखा रहे हो कि भाई ये चीज इसकी आप कमोडिटी चेंज ही नहीं कर रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इसमें टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो गया, और ऐसा कर्व हमारा नहीं होगा। ऐसे कर्व का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इसकी कमोडिटी में हमारा कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी कमोडिटी में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो वो आपका कैसे होगा, वो तो आप कर ही नहीं सकते ना। क्योंकि अगर मान लो मैंने क्या बोला आपको, कॉम्बिनेशन यूज करोगे, एक की कमोडिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी कमोडिटी आपको घटानी पड़ेगी। और यहां पर आप कह रहे हो कि एक की कमोडिटी को हम चेंज ही नहीं कर रहे, जब एक की कमोडिटी को चेंज नहीं कर रहे तो दूसरे की चेंज कैसे कर सकते हो आप। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसने बोल दिया ना कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजन ही रहेगा। और इन दोनों का रीजन मैंने आपको बता ही दिया। क्या रीजन रहेगा इसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस कर देना, एक की कमोडिटी को हम बढ़ाएंगे तो दूसरे की कमोडिटी को हम घटाएंगे। डिमिनिश का मतलब क्या है, पहले हमें ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें हमारी उसमें आ जाती हैं तो हमें कम यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो इसलिए वो रेट हमारा घटता चला जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइस लाइन की और बजट लाइन की। बजट लाइन और प्राइस लाइन जो वो हमारा एक ही होता है। देखिए क्या कहता है, क्या होता है बजट लाइन का मतलब, बजट लाइन का मतलब होता है कितना मेरा पैसा है और अपनी इनकम मेरी कितनी है, और कितनी इनकम को मैं कहां पर स्पेंड करना चाहता हूं। मान लो मेरे पास 20 रुपए हैं, 20 रुपए मेरी इनकम है, 20 रुपए इनकम से मैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन को मैं यूज करूंगा, तो उसको मैं बोलूंगा बजट लाइन या प्राइस लाइन। देखो, बजट लाइन शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू commodities that a consumer can manage, afford at the provided market price and within the particular earning degree। आपके पास एक प्राइस है, आपके पास एक कमोडिटी है, उसको आप यूज करके इनको जो वो चूज कर सकते हो। आप प्राइस और कमोडिटी को अपना देख सकते हो कि भाई ये हमारा प्राइस है, ये हमारी इनकम है, तो उसको यूज करके मैं कॉम्बिनेशन अपना चूज कर सकता हूँ। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं अपना जो कॉम्बिनेशन है वो स्विच कर जाऊंगा, मेरी इनकम घटेगी तो मैं स्विच कर दूंगा। यहां पर दो चीजें हैं, क्या, मेरी इनकम कितनी है, दूसरा मेरी कमोडिटी का प्राइस कितना है। अगर मेरी इनकम चेंज होगी तब भी मेरे कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे, अगर मेरा प्राइस चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर बढ़ेगा तो मैं उसकी कमोडिटी कम कर दूंगा, घटेगा तो मैं उसकी कमोडिटी बढ़ा सकता हूं। ठीक है, द बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी। यहां पर भी दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन आएंगे, दैट कैन बी ब्रॉट विद द प्रोवाइडेड इनकम एंड कॉस्ट टू द प्राइस ऑफ द ईच दिस कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट टू द मॉनेटरी अर्निंग ऑफ द कस्टमर। मतलब मेरे पास पता है मुझे कि भाई मेरे पास 50 रुपए अर्निंग के, तो 50 रुपए को ही मैं यूज करके कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को मैं खरीद सकता हूं। अब हो सकता, यहां पर ये हो सकता है कि मान लो मैंने एक कमोडिटी खरीदी ही नहीं, मैंने दूसरी कमोडिटी खरीद ली, साली सारी की सारी मैंने दूसरी कमोडिटी खरीद ली। मान लो मैंने एप्पल खरीदे ही नहीं, मैंने बनाना खरीद लिए, तो वो चीज मेरी उसमें आ जाती है। ठीक है, इसमें आप पहले एक चीज और देखो, मान लो एप्पल है ये,
इसको आप ऐसे देखो, मान लो ये एप्पल है, ये मेरा ऑरेंज है। एप्पल का प्राइस है 1 रुपीज और ऑरेंज का प्राइस है 50 पैसे। एप्पल का प्राइस कितना है मेरा 1 रुपीज, 1 रुपीज पर एप्पल, और ऑरेंज का 50 पैसे। मान लो मेरी इनकम जो है वो 5 रुपए है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा पहले टेबल समझो, उसके बाद आप नोट डाउन करना इसको। मान लो मैंने एप्पल खरीदे ही नहीं, तो मैं कितने ऑरेंज खरीद सकता हूं? अब मान लो मैंने एक खरीद लिया, एक एप्पल खरीद लिया, तो अब मेरे पास ऑरेंज कितने बचे? 1 रुपए तो मेरे यहां चला गया, 9 रुपए बचे। अब 9 रुपए में मैं यहां पे खरीदूंगा, वो आपका इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा कितना हो जाएगा? यहां पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, तो यहां पर मेरा 8 रुपए हो जाएगा। देखो, अब मान लो मैंने 2 एप्पल खरीद लिए, तो मेरे पास कितने बचे? 3 रुपए। अब 3 को मैं यहां पर यूज कर लूंगा तो मेरा 6 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो मैंने 3 वो खरीद लिए, तो यहां पर 2, और अगर मैंने मान लो 4 खरीद लिए तो यहां पर कितना हो गया? 0। तो मैं ये जो है मेरा, इसको जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। ठीक है, देखो, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वलेंट टू द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ टू कमोडिटी। मतलब मेरी बजट लाइन कैसी होगी? अब देखो, एक मेरी बजट लाइन ये है, एक मेरी बजट लाइन ये है, और एक मेरी बजट लाइन ये है। तीनों में डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? तीनों बजट लाइन मेरी अलग अलग है, लेकिन ये जो स्लोप, मेरी लाइन कितनी टेढ़ी होगी कितनी सीधी होगी, ये डिपेंड करता है मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, मतलब इनका जो रेशो है वो रिप्रेजेंट करेगा, इनकी रेशो रिप्रेजेंट करेगी कि मेरा स्लोप मेरा क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन कैन बी डिस्क्राइब एट द स्ट्रेट लाइन दैट बेंड डाउनवर्ड एंड इंक्लूड ऑल द पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। ये बाकी चीजें सेम है आपके, कि मैंने आपको बताया कि भाई कंज्यूमर के पास एक विलिंग पावर है, वो कंज्यूमर उसको खरीदना चाहता है, तो वो कितनी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, कि उसके पास मतलब जितना उसके पास पैसा रहेगा वो उतनी कमोडिटी को तो कंज्यूम करेगा, उसके हिसाब से ही कंज्यूम करेगा। तो वो देखेगा कि भाई मेरी कितनी इनकम बची हुई है और उसके हिसाब से ही वो कॉम्बिनेशन को चूज कर लेगा। देखिए, यहां पर मान लो मैं एक कमोडिटी को वो करता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरी बजट लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, एक आता है इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन का मतलब क्या है? कि मैं कितना कितना खर्च कर सकता हूं। एम का मतलब क्या है? मेरी मनी पावर, जो मेरे पास 5 रुपए थे, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू में क्वांटिटी ऑफ एक्स। मतलब एक कमोडिटी मैंने एक्स की खरीदी, उसका मेरा प्राइस कितना था। अब जैसे मान लो मैंने एक एप्पल खरीदा, ठीक है, और एप्पल का प्राइस कितना था मेरा? 1 रुपए। तो मैंने ऑरेंज कितने खरीदे? 8 मैंने ऑरेंज खरीदे, और उसका प्राइस कितना था? 0.50। तो ये कितना हो गया मेरा? 1, और ये मेरा कितना हो गया? 4। तो टोटल मेरी मनी इनकम कितनी हो गई? 5। ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? मनी स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स, और ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा मनी स्पेंड ऑन कमोडिटी वाई। ठीक है, इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? मनी इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरा क्या है? ये मेरी बजट इक्वेशन है। ठीक है, कि मैं इतना ही पैसा इसमें कंज्यूम कर सकता हूं। अब मान लो मैं यहां पर कोई चीज खरीदूंगा ही नहीं, मान लो मैंने इसकी कमोडिटी मैंने 0 कर दी, इसकी मैंने 0 कर दी, तो ये मेरा बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा। मान लो मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो मेरा 10 हो गया, तो ये 0 और ये मेरा 5 हो जाएगा। तो तब भी मेरी कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। मैं मनी पावर से ज़्यादा कोई सामान परचेज नहीं कर सकता हूँ।
जितना मेरे पास पैसा है मैं उतना ही पैसा स्पेंड करूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ मेरी यहाँ पर आ जाती। तो पी एक्स का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ एक्स। क्यू एक्स का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ एक्स। पी वाई का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ वाई। और क्यू वाई का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाई। और एम का मतलब क्या है? मेरी मनी मनी पावर या मेरी इनकम कितनी है। ठीक है, देखिए यहां पर इसने कॉम्बिनेशन दिखाया है। देखो, क्रीम बिस्किट है हमारा, 10 रुपए का पैकेट है। और प्लेन बिस्किट है, 5 रुपए का पैकेट है। और मेरे पास जो पैसे हैं वो कितने हैं? 50। सेम वही चीज़ है मेरी। वहां पे मेरे पास 5 रुपए थे, अब मेरी इनकम बढ़ के 50 रुपए हो गई है। ठीक है, तो अब मैं उसके हिसाब से चूज करूँ। मान लो मैंने लिया ही नहीं, तो मैं इसके कितने बिस्किट ले सकता हूँ? 10 ले सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है कि ये मेरा 0 हो जाएगा। और वहां पे 5 रुपए का एक है, तो मेरे पास 50 हो जाएगा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने लिया, इसका मैंने एक पैकेट ले लिया, तो 10 रुपए तो मेरे यहाँ खर्च हो गए। अब बचे मेरे पास कितने? 40 रुपए। 40 रुपए को यूज करके मैं 8 बिस्किट में के पैकेट आ सकता है। 8 इंटू में 5, 40 हो जाएगा। ठीक है, टोटल मेरा 50। कहने का मतलब क्या है? मेरी मनी इनकम उतनी ही है, चाहे मैं कॉम्बिनेशन ए चूज कर रहा हूँ, बी चूज कर रहा हूँ, सी डी ई एफ, मनी मेरी उतनी ही है, पैसा मेरा उतना ही है। ठीक है, मैंने 2 इसके ले लिए, तो 20 रुपए तो मेरे यहीं चले गए। बचे मेरे पास 30। 30 को मैं यूज करूंगा तो 6 आ जाएंगे। ऐसे ही मैंने 3 ले लिए, तो 30 रुपए तो मेरे वहीं चले गए। बचे मेरे पास कितने? 20। 20 को यूज करके 4 आएंगे। ऐसे ही मेरे 4 यहाँ चले गए, 40 रुपीज तो मेरे यहीं हो गए, 2 आ जाएंगे। अब मैंने 5 के 5 मैंने यहाँ यूज कर लिए, पैसा तो मेरे पास बचा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरा 0 हो जाएगा। मैं कोई भी कॉम्बिनेशन को अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे पास 50 रुपीज की मनी इनकम ही रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज मेरी क्या रिप्रेजेंट करेगी? मेरी प्राइस लाइन को या बजट लाइन को रिप्रेजेंट। बजट लाइन को ही प्राइस लाइन बोलते हैं और प्राइस लाइन को ही बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ठीक है, देखिए इसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। जब 0 थी तो मेरी 10 थी, 1 थी तो 8, 2 थी तो 6, 3 थी तो 4, 4 थी तो 2, और यहां पर मेरी 0। तो ये क्या हो गई? मेरी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, फीचर्स क्या रहेंगे? नेगेटिव स्लोप रहेगा। फीचर सुन लो, नेगेटिव स्लोप रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन रहेगी, कोई कर्व वर्व नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहने वाली है आपके। रियल इनकम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कंज्यूमर की जो रियल इनकम है उसको रिप्रेजेंट करने वाला है ये। नेक्स्ट, टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ये मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं इस वाले पॉइंट को। ठीक है, आगे देखो, एजम्पशन क्या है? 2 कमोडिटी हमारी, कमोडिटी ए और कमोडिटी बी। द कस्टमर जो है वो अपनी इनकम को जो वो चूज करेगा कि उसको किस में स्पेंड करना है, एक को, 2 में, या उसके कॉम्बिनेशन में यूज करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनकम आपको पता है भाई लिमिटेड है, वो चीजें आपको पहले से ही बता दी जाएंगी कि भाई मेरी इतनी इनकम है और इतनी इनकम आपको स्पेंड करनी है। मान लो 50 की जगह मेरी 100 रुपए इनकम हो जाती है, तो मेरा सारा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। भाई जब मेरी इनकम 50 थी तो मैं ये खरीद रहा था, 100 रुपए हो जाएंगे तो मेरा सारा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। अगर मेरा 10 रुपए वाले बिस्किट 20 रुपए का हो जाए और 5 वाला 10 का हो जाए, तब भी कॉम्बिनेशन मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस आपको पता है, आपको मार्केट प्राइस पता है, आपको इनकम पता है, 2 कमोडिटी आपके पास हैं, और एक्सपेंसेस इज सिमिलर टू द इनकम। मतलब आप उतना ही खर्चा करोगे जितनी आपकी इनकम है। इनकम से ज्यादा तो आप खर्च ही नहीं कर सकते। मेरी इनकम 50 रुपए, तो मैं उतना ही खर्च करूंगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? एजम्पशन, क्या एजम्पशन है? फीचर समझ आ गए? क्या क्या फीचर्स थे इसके? नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन, रियल इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, और टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व जो हमारा उसको रिप्रेजेंट करेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो, शिफ्ट इन बजट लाइन। मान लो ये मेरी बजट लाइन है, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी बजट लाइन आगे शिफ्ट हो जाएगी। इधर देखो, इनकम बढ़ गई तो ये मेरी राइट में शिफ्ट हो जाएगी। इनकम घट गई, 50 से मेरी इनकम हो गई 40, तो वो मेरा नीचे हो जाएगा। तो ये इनकम घटेगी तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ठीक है, अब देखो, शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर मेरा प्राइस चेंज हो गया तभी मेरी ये बजट लाइन चेंज हो जाएगी।
एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे के सबके कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ेगा। मैंने बताया ना आपको 10 की बिस्किट 20 की हो जाए तो आपको सोचना पड़ेगा 20 रुपए तो मेरे उसमें चले गए, 50 रुपए थे, अब मेरे कितने पैसे आएंगे उसमें। तो एक का प्राइस 5 वाला 10 का हो जाए तो तब भी मेरा सारा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। अब घर से लेके गए थे 50 रुपए, अब पता चला भाई वहां पे जो है वो प्राइस आपके चेंजेस हो गए, तो आपको थोड़ा सा उतनी कमोडिटी नहीं आएगी जितनी आप सोच के आए थे। ठीक है, शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन इनकम, मेरी इनकम ही बढ़ जाए, इनकम मेरी 50 रुपए थी 100 रुपए हो गई, सारा कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, तो ये मेरी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। दो ही रीजन की वजह से चेंज होती है, देखो दो ही फैक्टर थे यहां मैंने मेजर, एक प्राइस एक इनकम, प्राइस चेंज हो गया तब भी मेरी इनकम शिफ्ट हो जाएगी, मतलब बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, और अगर मेरी इनकम चेंज हो गई तब भी मेरी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो यहां पर मेरे दो ही फैक्टर की वजह से हमारा बजट लाइन जो वो शिफ्ट होगी। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो ये राइट में शिफ्ट होगी, अगर इनकम घटेगी तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये आपके एक्सटेंशन को दिखा रहा है और ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है ये, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज और ये देखो कि इफ द प्राइस एंड इनकम ऑफ द प्रोडक्ट ए रिमेन कांस्टेंट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी डिक्रीज। मान लो एक का इसमें अगर प्राइस की बात करूं मैं, मान लो एक का कांस्टेंट है, दूसरे का अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से भी हमें चेंज करना पड़ेगा, दोनों का चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। मान लो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो ए का तो मेरा सेम है, मेरा 10 वाला तो 10 का ही है, लेकिन जो 5 वाला था वो भी 10 का हो गया, या हो सकता है मेरे दोनों के चेंज हो गए, या ए का कांस्टेंट है बी का चेंज हो गया, या बी का कांस्टेंट है ए का चेंज हो गया, तो कोई भी कैटेगरी मेरे पास आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि एक में चेंज हो, दोनों में चेंज हो, ठीक है, तब भी मेरा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आता है हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट, किसमें, ऑर्डिनल में। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने दो चीजें पढ़ी, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा मैंने और एक पढ़ा मैंने आपको बजट लाइन। अब देखो इंडिफरेंस कर्व मैंने कैसे बनाया था आपका, ऐसे, और बजट लाइन मैंने कैसे बनाई थी, ऐसे। जहां पर इक्विलिब्रियम मेरा कहां पर होगा, जहां पर इंडिफरेंस कर्व और आईसी कर्व दोनों टेंजेंट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, वहां पर मेरा इक्विलिब्रियम रहेगा। अब देखो इंडिफरेंस कर्व तो मेरा ये भी था और इंडिफरेंस कर्व मेरा ये भी था, यहां पर मेरी इनकम इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी इनकम ही नहीं है उतनी, हायर द इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेकिन इनकम भी तो होनी चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए, जब पैसा ही नहीं है तो वहां पे कहां खर्च करोगे, कहां से लेकर आओगे। यहां पर इसका मतलब क्या है, मेरे पास इनकम है लेकिन पूरी इनकम कंज्यूम नहीं हो रही है, पूरी इनकम कंज्यूम नहीं हो रही है, जबकि कंज्यूमर ये चाहता है इक्विलिब्रियम में कब होगा, उसका सारा पैसा खर्च हो जाए और उसमें वो कोई चेंजेस नहीं चाहता है। समझ आ गया। तो यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्ट्रक व्हेन प्राइस लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व आर टेंजेंट टू ईच अदर। वो पहले वाला जो पॉइंट मैंने छोड़ा था वो यहां पर कवर हो रहा है आपका, कि आपका जो प्राइस लाइन है और जो इंडिफरेंस कर्व है अगर दोनों एक दूसरे को स्ट्रक कर देते हैं, टेंजेंट हो जाते हैं, मतलब वो क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, मतलब टेंजेंट ऑब्वियस सी बात है कि ये टेंजेंट है इस पे और टच कर रहा है उसको, ठीक है, और उसके हिसाब से ये चीजें जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, ये हमारा आईसी कर्व है, ये एक कर्व है और ये हमारा एक कर्व है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा क्या करेगा, ये मान लो ये मेरी प्राइस लाइन है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसने देख लिया कि भाई ये मेरी प्राइस लाइन है और मेरी जो चीजें हैं वो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द बंडल ऑफ अफोर्डेबल बंडल यील्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहां पर मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छा देखो यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि दोनों को स्लोप मेरे बराबर हो जाएंगे, स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, है ना, ठीक है। और स्लोप ऑफ आईसी कर्व कैसे निकलेगा, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, और ये कैसे निकलेगा हमारा, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। ये मैंने आपको बताया था ना अभी कि इसका स्लोप कैसे निकलेगा हमारा, इनके रेशो से, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये चीज मेरी यहां पर आ जाएगी। तो ये भी मेरी इक्वेशन ठीक है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ
प्राइस लाइन के या बजट लाइन, क्योंकि मेरा जितना बजट रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो वहीं पर आएगा आपका, जितना मेरा बजट रिप्रेजेंट करेगा उतना ही मेरा क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होना चाहिए। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसे निकालोगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आ जाती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गए होंगे। इसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनरी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, उसके फीचर्स, उसके एजम्पशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक ही बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक आप इन वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, दैट विल बी हेल्पफुल टू क्रैक द एग्जाम। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।